प्रिय छात्रों, रामेश्वर तिवारी, प्राचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर, जयंत। हम लोगों ने पीछे के जो लेक्चर थे अपने साइटोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से सेल ऑर्गेनेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स का हम लोगों ने वर्णन किया, पढ़ा उनकी संरचना के बारे में। आज का अपना जो टॉपिक है उस यूनिट के अंतर्गत वो है एंजाइम्स, प्रकीर्ण, बायोकैटेलिस्ट, जैव उत्प्रेरक, जो भी कहिए, इन नामों से इसको जानते हैं। एंजाइम क्या है आइए देखते हैं। पहले ही शब्द आ गया कि एंजाइम क्या है, बायोकैटेलिस्ट, जैव उत्प्रेरक है। यानी जो जीवों के शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं होती हैं उनको गति प्रदान करते हैं, उनको स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं और उनको गति देते हैं, तेजी से कराते हैं। एंजाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि हम लोगों के शरीर के अंदर जो पाचन की क्रिया है, अगर एंजाइम्स न हो तो एक बार में ग्रहण किया गया जो फूड मटेरियल है, भोजन है, उसको डाइजेस्ट होने में, पचने में 50 वर्ष लग जाएंगे। 50 वर्ष का कार्य जो एंजाइम है वो 5 घंटे में पूरा करा देता है। तो अंदाजा लगा लीजिए कि 50 वर्ष के कार्य को 5 घंटे में पूरा करा देने वाला एंजाइम प्रकीर्ण जो है कितनी तीव्र गति से कार्य करता है, कितनी तेजी से क्रियाओं को ये उत्प्रेरित करता है। ये काफी महत्वपूर्ण बात इससे समझ में आ रही होगी। एंजाइम क्या है? एंजाइम जैव उत्प्रेरक हैं जो जीवित कोशिकाओं के अंदर उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं और ये जीवों के अंदर कार्य करते हैं, क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, वो कहलाते हैं एंजाइम्स। एंजाइम शुद्ध प्रोटीन के बने हो सकते हैं। ज़्यादातर एंजाइम, लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। कुछ ऐसे मिल सकते हैं जो बिना प्रोटीन का एंजाइम हो, नॉन प्रोटीन एंजाइम वो होता है। एक आप याद रखेंगे, राइबोजाइम। राइबोजाइम, ये पहले ही शब्द आ गया है, राइबोजाइम, इसको याद रखना। ये नॉन प्रोटीन एंजाइम है। ये बहुत ज्यादा परीक्षा में आता है, पूछा जाता है, इसलिए याद रखना। नॉन प्रोटीन एंजाइम कौन है? राइबोजाइम। ज्यादातर एंजाइम प्रोटीन के ही बने हैं, पहले ही कह दिया गया। अब डिफिनीशन देते हैं एंजाइम की। अभी दिए कि एंजाइम बायोकैटेलिस्ट हैं, जैव उत्प्रेरक हैं, जो प्रोटीन के बने हुए हैं, प्रोटीनस नेचर है इनका। और ये क्या करते हैं? ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, जैव कह लीजिए कि जैव रासायनिक, शरीर के अंदर चलने वाली अभिक्रियाएं हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको कहेंगे, उनको ये क्या करते हैं? गति प्रदान करते हैं, एसिलरेट करते हैं, बढ़ाते हैं उनकी गति को। लेकिन जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है उसको उसके नेचर को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करते, उसको डिस्टर्ब नहीं करते। तो ऐसे कह सकते हैं कि एंजाइम और बायोकैटेलिस्ट ऑफ प्रोटीनस नेचर which accelerate the rate of biochemical reactions but does not affect the nature of final product। जो अंतिम उत्पाद बनेगा उसकी प्रकृति को किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं करते हैं। ऐसे भी परिभाषित करते हैं इसको कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक है। एंजाइम आर बायोकैटेलिस्ट, जैव उत्प्रेरक है। एंजाइम्स आर ओरिजिनेट इनसाइड द सेल्स, कोशिका के अंदर उत्पन्न होते हैं।
कार्य ये कोशिका के अंदर भी कर सकते हैं, कोशिका के बाहर भी, कोशिका के बाहर जा करके जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जीव के अंदर चलने वाली जो क्रियाएं हैं, उनको क्या करते हैं, ये गति प्रदान करते हैं, उनको उत्प्रेरित करते हैं, इसलिए तो ये बायोकैटेलिस्ट है। तो ये डिफिनेशन दे सकते हैं। एंजाइम का जो इतिहास है काफी पुराना है। एंजाइम से संबंधित सबसे पहले अगर बात जाती है तो फर्मेंटेशन की बात जाती है, किण्वन जिसको बोलते हैं हम लोग, फर्मेंटेशन की बात करते हैं। किण्वन जिसको बोलते हो, फर्मेंटेशन। तो इसका इतिहास जुड़ा है वास्तव में लुईस पास्चर से। लुईस पास्चर ये साइंटिस्ट है, इसका आपने किण्वन में नाम सुना रहा होगा पहले से। इन्होंने लगभग 1860 में 1860 में किण्वन, फर्मेंटेशन यानी जो पदार्थ है, कह लीजिए खाद्य पदार्थ है, उनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटन होना, उनका टूटना। हालांकि अपने यहाँ अगर देखा जाए तो बहुत प्राचीन काल से एल्कोहल के निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है हमारे आदिवासी लोग, परंतु ये श्रेय भी लुई पास्चर को चला जाता है। ऋग्वेद में हमारे वर्णन मिलता है, परंतु श्रेय जाता किसको, लुई पास्चर को, कि 1860 में उसने फर्मेंटेशन किण्वन की जो है खोज की थी। तो इससे संबंध जुड़ता है। दूसरे साइंटिस्ट आते हैं कुहने। चाहे आप कुहन कहें चाहे कुहने कहें, ये 1878 में 1878 इन्होंने एंजाइम शब्द दिया था, सबसे पहले टर्म दिया था। एंजाइम ध्यान रखना दो शब्दों से मिलकर बना है। ईयन का मतलब इन, आयन यानी अंदर, और जाइम का मतलब होता है ईस्ट। ईस्ट जानते हैं, एक कोशिकीय कवक है, फंगस है, उसी के अंदर सबसे पहले एंजाइम की खोज हुई थी। तो ये एल्कोहल का चूंकि किण्वन करते हैं, एल्कोहल का क्या करते हैं, किण्वन करते हैं। तो ये काफी मजेदार बात है। सबसे पहले एंजाइम टर्म जो है दिया था किसने, कुहन ने दिया था। ये ईस्ट से उसके कह लीजिए एक्सट्रैक्ट को निकाल रहे थे, उससे जो है ईस्ट का रस निकाल रहे, ऐसे कहो, ईस्ट का जो रस है उसको निकाल रहे थे। बार बार वो खराब हो जाता था निकालते समय, उसमें इन्होंने शर्करा को मिला दिया। जब शर्करा को मिला दिया तो ये एल्कोहल का उसमें निर्माण हो गया, एल्कोहल की गंध आने लगी। तो इस तरीके से इन्होंने इसको एंजाइम्स को कह लीजिए कि सबसे पहले टर्म दिया, एंजाइम शब्द दिया। इसके बाद आए, वास्तव में इसका इतिहास तो एडवर्ड बुकनर से जुड़ा हुआ है। एडवर्ड बुकनर बुकनर जो भी कहिए, इन्होंने 1897 में लगभग 1897, देखिए ये इनसे जो एंजाइम की घटना जुड़ी हुई है उसका थोड़ा सा वृत्तांत आप जाने। एडवर्ड बुकनर, ये ध्यान रखेंगे, औषधि निर्माण का कार्य कर रहे थे। औषधि निर्माण के कार्य के लिए ध्यान रखना, वही एक्सट्रैक्ट ईस्ट का जो निकाल रहे थे, इन्होंने ही जाइमेज एंजाइम की खोज की है। ध्यान देना, जाइमेज एंजाइम की खोज एडवर्ड बुकनर ने की है सबसे पहले। ये एडवर्ड बुकनर बंधु क्या कर रहे थे, ये
निकाल रहे थे ईस्ट से, कह लीजिए कि उसका एक्सट्रैक्ट एंजाइम, क्योंकि ये पता चल चुका था इनको कि जरूरी नहीं है कि ईस्ट कोशिका को मिलाए तभी अल्कोहल का निर्माण हो। उसके रस को, जिसमें एंजाइम है, उसको निकाल करके भी हम इस क्रियाओं को गति प्रदान कर सकते हैं, कंप्लीट करा सकते हैं। तो इन्होंने ध्यान रखना, एडवर्ड बुकनर ने जाइमेज एंजाइम की खोज की, उसके एक्सट्रैक्ट को निकाला, औषधि निर्माण कर रहे थे उस समय। इन्होंने उसके एक्सट्रैक्ट यानी रस को, कह लीजिए, प्राप्त किया। एंजाइम के सबसे पहले निकालने वाले साइंटिस्ट हैं जाइमेज की, इसलिए एंजाइम की इन्होंने खोज की, ऐसा कह सकते हो। और इन्होंने काफ़ी ये महत्वपूर्ण वर्क किया और बताया कि जो सबस्ट्रेट होता है, जो पदार्थ होता है, उसके ऊपर एंजाइम क्रिया करता है, और अलग अलग एंजाइम भी होते हैं जो अलग अलग पदार्थों पर क्रिया करते हैं। इनके बाद आए, ध्यान रखेंगे, जेबी सुमनर, अगले साइंटिस्ट जेबी सुमनर। जेबी सुमनर ये लगभग 1926 में जेबी सुमनर ने, ध्यान रखना, जैकबीन के ऊपर यूरिएज के रवे प्राप्त किए, यूरिएज एंजाइम। जैकबीन पर इन्होंने यूरिएज एंजाइम प्राप्त किया था। ध्यान रखना, कौन सा एंजाइम लिया था, प्राप्त किया, यूरिएज। इस पर जैकबीन इससे प्राप्त किया, यूरिएज एंजाइम को इन्होंने प्राप्त किया। ये सब कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान देना। यूरिएज के रवे प्राप्त किए थे, क्रिस्टल के यूरिएज के क्या प्राप्त किए थे, रवे, कह लीजिए, क्रिस्टल ऑफ यूरिएज एंजाइम। इसके बाद ध्यान रखेंगे, नॉर्थरोप आए। इन्होंने जो है कुछ एंजाइमों की खोज की थी जो प्रोटीन के बने हुए थे। तो नॉर्थरोप नॉर्थरोप भी बोल सकते हैं, नॉर्थरोप भी बोल सकते हैं, जो भी आप उच्चारण कर सकते हैं। ये 1935 में क्या किए इन्होंने कुछ एंजाइमों की खोज की, डिस्कवर किया। कौन से एंजाइम, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, TRYPSIN लिखा है, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये इन एंजाइमों की इन्होंने खोज की, काफी महत्वपूर्ण कार्य किया। तो ये भी ध्यान रखेंगे, उसमें इनका भी रोल रहा है। उसके बाद एक साइंटिस्ट है स्टैनले। स्टैनले, इन्होंने ध्यान रखना, TMB, तंबाकू मोज़ोइक वायरस का नाम सुने होंगे, वायरस पढ़ते समय। तो इन्होंने TMB, तंबाकू मोज़ोइक वायरस की प्रोटीन की जो खोल है उसको क्रिस्टलाइज सबसे पहले किया था, उसको पृथक किया था। तो इस तरीके से काफी ये महत्वपूर्ण वर्क किया गया। एडवर्ड बुकनर, जेबी सुमनर, नॉर्थरोप देख रहे हैं, स्टैनले, इनके द्वारा काफी सराहनीय कार्य किया गया। तो सुमनर को, नॉर्थरोप को और स्टैनले को, ये तीन को कह लीजिए, इन तीनों को, ये तीन साइंटिस्ट, सुमनर, नॉर्थरोप और स्टैनले, इन तीनों को 1947
1947 में देश जब आजाद हुआ उस समय इन तीनों को सम्मिलित रूप से नोबेलाइज किया गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक बहुत बड़ा वर्क था, चूंकि एंजाइम के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया गया। इस तरीके से एक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं। सबसे पहले एंजाइम्स, ध्यान रखें, मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट पर कार्य करते हैं, पदार्थ पर कार्य करते हैं। अभी हमने कहा कि एंजाइम, लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। एक एंजाइम का नाम भी आपको बताया कि जो नॉन प्रोटीनस एंजाइम होता है वो होता है राइबोजाइम। ज्यादातर एंजाइम जो है, कह लिया गया अधिकांश जो है आपके प्रोटीन के बने होते हैं। देखिए, एंजाइम जो कार्य करता है उस कार्य के आधार पर इनको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इंडो एंजाइम और दूसरा एक्सो एंजाइम। इंडो एंजाइम और एक्सो एंजाइम, ये दोनों को समझेंगे थोड़ा। इंडो एंजाइम क्या है, एक्सो एंजाइम। आप ये जानते हैं कि एंजाइम कहां पर से सिक्रिएट होता है, कहां से निकलता है। एंजाइम निकलता है कोशिकाओं के अंदर, जो जीवित कोशिकाएं होती है वो पैदा करती है एंजाइम। अगर कोशिका के अंदर जहां पर एंजाइम पैदा होता है, ओरिजिनेट होता है, अगर वहीं पर वो क्रिया करता है तो इसको बोलते हैं इंडो एंजाइम। इसको क्या बोलेंगे, इंडो एंजाइम। जैसे आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया है, अब इसकी रेस्पायरेशन की क्रिया है, श्वसन की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। इनमें एंजाइम्स जो होते हैं वही ओरिजिनेट होते हैं और वहीं पर कार्य करते हैं। जैसे माइटोकांड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है तो उसके एंजाइम वहीं पर उत्पन्न होते हैं और वहीं पर कार्य करते हैं। तो ये क्रिया कहलाए, इस तरीके के जो एंजाइम होंगे कहलाएंगे इंडो एंजाइम। तो फोटोसिंथेसिस में आप देख सकते हो, जिसकी हम बात कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे थे हम लोग, रेस्पायरेशन की बात कर रहे थे हम लोग, रेस्पिरेशन में भी ऐसा आप देख सकते हैं। ये सब इंडो एंजाइम। एक्सो एंजाइम का मतलब क्या होता है कि एंजाइम तो जीवित कोशिका के अंदर ही पैदा होते हैं, लिविंग सेल्स में, बट ये जाकर के उससे कोशिका से बाहर, सेल्स से बाहर जाते हैं, आउटसाइड ऑफ सेल्स से बाहर जाकर के क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। उसको जो है बायोकेमिकल जो रिएक्शंस जिनको आप कर रहे हैं उनको ये गति प्रदान करते हैं, कैटेलिस्ट का कार्य करते हैं। ये डाइजेशन वगैरह में देखिए, आप डाइजेशन की बात करो, पाचन में आप देख सकते हो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेशन की क्रिया, हम लोगों के एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन की क्रिया होती है। आहार नाल के अंदर एंजाइम कहां से आते हैं, एंजाइम पैंक्रियास से निकला आ गया, सिलेवरी ग्लैंड से निकला आ गया, आता है, इनसे निकल करके एंजाइम्स वो डाइजेशन में मदद करता है, वो आहार नाल में मिल जाता है आकर के और वहां पर पाचन की क्रिया कराता है। आहार नाल एक नली है, उसमें पचता है भोजन जो डालते हैं आप, और एंजाइम भी उसी में आके मिलता है। तो इस तरीके के एंजाइम वो कहलाएंगे, ध्यान के डाइजेशन में ये एक्सो एंजाइम कहलाएंगे। जैसे पेप्सिन है, रेनिन है, लार से निकलता है कौन सा, टाइलिन है, लाइसोजाइम है, ये सब एंजाइम्स हैं। पैंक्रियास से एमाइलोप्सिन, स्ट्रिएप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, सब ये एंजाइम्स जो निकलते हैं ये आकर के एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल में कार्य करते, बाहर कार्य करते हैं। तो इनको क्लियर रखना अपना, बहुत आराम से बताया जा रहा है, बहुत आराम से इसको रखना दिमाग में स्थायी रूप से।
भूलेगा। इसके बाद में अगर देखते हैं स्ट्रक्चर एंजाइम की किससे किस तरीके के हैं, एंजाइम की अगर संरचना देखी जाए तो एंजाइम दो प्रकार से इनको हम बांट सकते हैं, एक तो सिंपल एंजाइम और दूसरे कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम की बात कर सकते हैं हम, सरल प्रकार के सिंपल एंजाइम, सिंपल एंजाइम, सरल एंजाइम। सरल एंजाइम कौन एंजाइम से होंगे, जो किसके बने होंगे, प्रोटीन के बने होंगे, ओनली प्रोटीन, प्योर प्रोटीन के बने होंगे, शुद्ध प्रोटीन के बने होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। वो एंजाइम कहलाएंगे, ध्यान रखेंगे क्या, सरल एंजाइम, सिंपल एंजाइम कहलाते हैं। सरल प्रकार के एंजाइम्स जो केवल किसके बने होंगे, प्रोटीन के बने होते हैं। और इनका हम जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इनको जब हम तोड़ते हैं तो ये अमीनो एसिड्स में टूटते हैं, इनसे केवल ओनली एमिनो एसिड बनता है। यानी हम प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं प्रोटीन है, तो जब टूटेगा तो अमीनो अम्ल में टूटेगा। तो ये सरल प्रकार के हो गए, सिंपल एंजाइम इनको कहेंगे, जो कि जल अपघटन का किया जाए हाइड्रोलाइसिस तो ये प्रोटीन में टूट जाएगा। दूसरे कॉन्जुगेटेड एंजाइम की बात करते हैं। कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो संयुक्त एंजाइम होंगे, जिनकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्रिटिकल होगी, अगर इनको आप तोड़ेंगे, क्योंकि ये एक प्रोटीन भर से नहीं बने, इनमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों पार्ट, प्रोटीन पार्ट भी है प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। प्रोटीन पार्ट भी है और नॉन प्रोटीन पार्ट, दोनों से मिलकर के बने हुए, तो ये एंजाइम कहलाएंगे कॉन्जुगेटेड। इनकी स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है। अब यहाँ और एक चीज क्लियर कर लेना कि इनमें जो प्रोटीन वाला पार्ट रहता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, उसको बोलते हैं एपो एंजाइम, प्रोटीन वाले पार्ट। तो एपो एंजाइम ये प्रोटीन पार्ट है, ध्यान देना, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम नोन एज एपो एंजाइम। उसको क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम के नाम से जानते हैं। और इसके साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट ये जुड़ा होता है, जिसके लिए शब्द टर्म प्रयोग करते हैं कोफैक्टर, और उसके लिए कह सकते हैं, ध्यान रखेंगे, कोफैक्टर बोले, या इसको आप कह सकते हो प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम भी कह सकते हैं। तो ये धन कोफैक्टर, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कह सकते हैं, अलग मैं लिख दूंगा, यहाँ जगह नहीं है, कोफैक्टर लिख दिए हैं, ठीक है। ये दोनों मिल करके बनाते हैं एंजाइम, उसको बोलते हैं होलो एंजाइम। उसको क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। ये बनेगा होलो एंजाइम। होलो एंजाइम का मतलब समझ में आया? होलो एंजाइम का मतलब है कि प्रोटीन पार्ट एंजाइम का जो प्रोटीन भाग है प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, प्रोटीन का इसका एंजाइम का बिना प्रोटीन वाला भाग,
ये दोनों मिलते हैं तो बनाता है होलो एंजाइम। यानी अब ये कैसा एंजाइम हो गया, एंजाइम कैसा हुआ, कांजुगेटेड एंजाइम कहलाएगा। ये लिखा है ऊपर, चाहे से यहाँ भी लिख दें, कांजुगेटेड एंजाइम। कांजुगेटेड एंजाइम बोलते हैं इसको, ध्यान रखें। अब ये जो कोफैक्टर है, इसकी बात हम लोग कर रहे थे कि जो कोफैक्टर होता है, जिसको एक्टिवेटर भी बोल सकते हो, ये अगर देखिए दो चीजें ध्यान रखना, कब हम कोफैक्टर शब्द प्रयोग करेंगे, कोफैक्टर, और कब हम प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रयोग करेंगे। मैंने बताया ना कि दोनों चीजें हो सकता है, कोफैक्टर कर सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कर सकते हैं, बट डिफरेंस है थोड़ा सा, इसको क्लियर कर लेना। कोफैक्टर हम तब कहते हैं, कोफैक्टर माने एक्टिवेटर, जब नॉन प्रोटीन पार्ट जैसे अकार्बनिक पदार्थ ये उससे एपोएंजाइम से ढीले बंधन के साथ जुड़ा होता है, लूजली ये उससे जो है क्या रहता है, जुड़ा होता है, ढीला बंधन जिसको कह सकते हैं, बहुत तो आसानी से इसको अलग किया जा सकता है, तब इसको बोलते हैं कोफैक्टर। किंतु यदि ये जो कार्बनिक पार्ट ऑफ नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पार्ट, चाहे वो कार्बनिक है, अगर वो बहुत ही मजबूती से जुड़ा हुआ है प्रोटीन पार्ट से, स्ट्रिक्टली जो है ज्वाइंटेड है, जुड़ा है, तो उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ध्यान रखना, कैसा कहलाएगा, मजबूती से जुड़ा है, ये ढीला बंधन है इसका, ध्यान देना। इसका बंधन कैसा है, लूजली यानी ढीला बंधन है इसका। इसका कैसा बंधन है, मजबूत है, काफी मजबूती से जुड़ा हुआ है, मजबूत बंधन, टाइटली ज्वाइंटेड, ये लूजली ज्वाइंटेड है, ध्यान रखें। तो इस तरीके से इनको भी आपको ध्यान में रखना है, तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है, इनको याद रखना। इसके बाद देखेंगे नॉमेनक्लेचर, देखते हैं इसका नामकरण एंजाइम का और वर्गीकरण। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम का नामकरण, एंजाइम का नामकरण। कैसे करेंगे एंजाइम का नामकरण? देखिए, शुरू में एंजाइम के नाम तो ऐसे ही रख दिए जाते थे, आपको पता है। देखिए, टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन, काइमोट्रिप्सिन, है ना, इस तरीके के नाम आ रहे हैं। आज भी इनको वास्तव में इतने फेमस है, इसी नाम से जानते हैं, परंतु इनके नाम ये नहीं है। टाइलिन का नाम बदला गया बाद में, चूंकि जो अंतर्राष्ट्रीय कह लीजिए कि बायोकेमिस्ट्री, इंटरनेशनल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय जो बायोकेमिस्ट्री नामकरण की एंजाइम की बायोकेमिस्ट्री है, आजकल एंजाइम की अध्ययन की शाखा बन गई है, एंजाइमोलॉजी बोलते हैं, जिसमें एंजाइम्स के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके नामकरण की बात आई कि एंजाइम का नामकरण किस प्रकार से किया जाए। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही आई, दिमाग में रखना। देखिए, एंजाइम के जो नाम आजकल लेते हैं आप, उनमें लास्ट में क्या है, एमाइलेज,
न्यूक्लिएज, पॉलीमरेज, यूरिएज, इस तरीके के नाम आते हैं। तो ये एंजाइम जिस पदार्थ पर कार्य करता है, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पर कार्य करता है, एंजाइम जानते हैं आप, एंजाइम जिस पर कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। तो जिस सबस्ट्रेट पर कह लीजिए एंजाइम कार्य करता है, उसके लास्ट में ASE जोड़कर, ASE क्या है, सफिक्स, SUFFIC, सफिक्स, क्या बोलेंगे उसको, सफिक्स, यक्स कर लीजिए, सफिक्स, SUFFIX, सफिक्स सुने होंगे, प्रीफिक्स, सफिक्स, सफिक्स जो लास्ट में लगता है, प्रीफिक्स शब्द के कहने पहले लगता है। तो ये सफिक्स, कौन सा सफिक्स लगाते हैं, ASE, एज, ये सफिक्स लगाते हैं। इतना दिमाग में फिट कर लेंगे सब बन जाएगा। तो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पर कार्य करता है, क्रियाधार, सबस्ट्रेट माने क्रियाधार, जिस पर क्रिया करेगा, वो पदार्थ जिस पर क्रिया हो रही है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो जिस सबस्ट्रेट पर कार्य करता है उसके अंत में ASE जोड़कर एंजाइम का नामकरण करते हैं। जैसे स्टार्च पर जो काम करता है, स्टार्च को बोलते हैं एमाइल, स्टार्च को क्या बोलते हैं, एमाइल, तो उसको फिर नाम देते हैं एमाइलेज, एमाइलेज, ऐसे ही जोड़ दिया। एमाइल से बना है क्या, एमाइलेज, किस पर कार्य करेगा, स्टार्च पर। स्टार्च को एमाइल बोलते हैं, इसलिए एमाइल पर कार्य करने वाला एमाइलेज, जिसे टाइलिन है, PTYLINE, ये लार में एंजाइम होता है जो सिक्रिएट होता है सलाइवा, बक्कल कैविटी में जो सलेवरी ग्लैंड है उनसे सिक्रिएट होता है टाइलिन। टाइलिन इतना फेमस है, हम टाइलिन ही कहते हैं हम लोग इसको, बट इसका नाम ये सही नहीं है। टाइलिन किस पर कार्य करता है, स्टार्च पर कार्य करता है। तो स्टार्च पर कार्य करता है तो उसके नाम के आगे क्या लगना चाहिए, एमाइल के आगे एज। तो इसको टाइलिन का आजकल नाम है, चूंकि लार ग्रंथ से निकलता है इसलिए सलेवरी एमाइलेज। टाइलिन का नाम आजकल क्या है, सही नाम उसका है सलेवरी एमाइलेज। हम लोग भले आजकल भी टाइलिन कहते हैं, फेमस होने के कारण इसको, क्योंकि लार से निकला है, सलेवरी इसलिए लगा दिए, एमाइलेज है। आगे और निकलता है, चूंकि स्टार्च का पाचन करने के लिए डिओडिनम में भी स्टार्च का पाचन होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जिस पदार्थ पर एंजाइम कार्य करता है उस पदार्थ के अंत में और ये कीटक लगा देते हैं। यूरिया का जल अपघटन करने वाला यूरिएज, प्रोटीन पर कार्य करने वाला प्रोटीनेज, कई उदाहरण आप ले सकते हैं। कुछ ध्यान रखना, ये रासायनिक क्रियाएं भी जो होती हैं उनके आधार पर इनका नामकरण करते हैं। जैसे ऑक्सीडेज, ट्रांसफरेज, नाम लग रहा है, क्रियाएं जो चलती हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है, प्रोसेस है, उनके द्वारा। अब क्रियाओं के अंत में क्या कर रहा है, उसके अंत में भी ASI ही जोड़ते हैं और इनका नामकरण इस तरीके से किया जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखना। इसके बाद देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम का देखेंगे
नामकरण। तो जो इंटरनेशनल कह लीजिए अंतर्राष्ट्रीय बायोकेमिस्ट्री, इसकी केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री यानी कह लीजिए कि जैव रसायन के, अंतर्राष्ट्रीय जैव रसायन के उसमें वर्गीकरण की बात जो आती है एंजाइम्स के, इनका वर्गीकरण कई तरह से किया गया है, परंतु मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इनको 6 ग्रुपों में विभाजित किया गया है। 6 वर्ग इनके बनाए गए एंजाइम के, किस तरीके से कार्य करते हैं उस आधार पर इनको बांटा गया है। तो वो है ऑक्सीडोरिडक्टेज, ऑक्सीडोरिडक्टेज, यानी ये क्या करता है, ये मुख्य रूप से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं करेगा। अभी देखते हैं इनको। दूसरा है ट्रांसफेरेज, ट्रांसफेरेज ये सबस्ट्रेट के एक अणु से दूसरे अणु पर हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य किसी भी समूह में स्थानांतरण कर देता है, स्थानांतरण करता है, ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफरेज इसीलिए करते हैं। फिर हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज जल अपघटन करने वाला, ये ध्यान रखेंगे किसी भी सबस्ट्रेट को जल की उपस्थिति में, जल प्रेजेंट रहेगा, उसको छोटे और सरल अणुओं में, सिंपलेस्ट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इसको क्या करता है, ब्रेक डाउन, तोड़ देता है। लेकिन जल की प्रेजेंस जरूरी है। फिर लाएज, लाएज ये भी ध्यान रखेंगे जैसे जल अपघटन हो रहा था उसी तरह से कार्य करता है, बट यहाँ पर बिना जल की प्रेजेंस के, बिना पानी की उपस्थिति के ही ये ध्यान रखेंगे कार्य करता है, तोड़ता है। फिर अगला है आइसोमरेज, आइसोमेरेज, आइसोमेरेज क्या करता है, ये जो समावयवी अवक्रियाएं हैं उनको उत्प्रेरित करता है, उन्हीं के समानार्थी कह लीजिए वो बनाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। और लास्ट 6वां उन्होंने जो ग्रुप बनाया, लाइगेज, लाइगेज क्या करता है, ये एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के उपयोग से, उसी का उपयोग करके 2 यौगिकों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, 2 यौगिकों को आपस में जोड़ देता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है कि एंजाइम किस प्रकार से कह लीजिए कि कार्य करते हैं। तो पहला है, आपने फिर से एक बार रिपीट कर दें, पहला आपका क्या है, ऑक्सीडोरिडक्टेज। ये ऑक्सीडोरिडक्टेज क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की क्रिया से रिलेटेड है। ध्यान रखना, ये 2 क्रियाएं मुख्य रूप से ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीकरण एंड रिडक्शन, अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और क्या करता है, अपचयन का कार्य करता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखेंगे। इसमें बहुत ढेर सारे हैं, इसके भी कई प्रकार हैं, डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, रिडक्टेज यानी जो अपघटन करेगा। 3 मुख्य है, इसको भी 3 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं।
दूसरा जो आपका एंजाइम है ट्रांसफरेज, जो बताए कि ये सबस्ट्रेट यानी जो पदार्थ है जो जिस पर अब क्रिया हो रही है उसके एक अणु से दूसरे अणु पर हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य किसी भी समूह का स्थानांतरण करते हैं। अन्य किसी दूसरा समूह, हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य किसी दूसरे समूह का क्या करते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं। जैसे अगर इसको देखें, ग्लूकोज और एटीपी मिल करके ग्लूकोज 6 फास्फेट बना देते हैं। ग्लूकोज धन एटीपी, एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ग्लूकोज और एटीपी हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम कौन सा यहां पर है, हेक्सोकाइनेज, इसकी उपस्थिति में बना देता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट धन एडीपी, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, नीचे लिख दे रहे हैं एडीपी। तो ये क्रिया जो है वास्तव में ट्रांसफरेज है। आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज को एटीपी की उपस्थिति में एटीपी लगेगी, ऊर्जा खर्च होगी। हेक्सोकाइनेज एंजाइम है जो कि उसको ग्लूकोज 6 फास्फेट में क्या कर दे रहा है, ट्रांसफर कर दे रहा है, स्थानांतरित कर दे रहा है। हाइड्रोजन के अतिरिक्त बताए दूसरे उसमें जो है ये उसको अन्य किसी समूह में स्थानांतरित कर देते हैं। तीसरा है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज माने क्या हुआ, ये जो सबस्ट्रेट है क्रियाधार जिनको बोल रहे हैं, इनको पानी की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में क्या करते हैं, छोटे सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। पानी की उपस्थिति में छोटे सरल अणुओं में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। जैसे सुक्रोज है C12H22O11, C12H22O11, यहां पर ध्यान रखेंगे। अब ये क्या है, ये सुक्रोज है। तो सुक्रोज को पानी की उपस्थिति में ये सुक्रेज एंजाइम धन H2O, पानी की उपस्थिति में एंजाइम कौन सा, सुक्रेज, सुक्रेज, इस एंजाइम की उपस्थिति में ध्यान रखना ये बदल जाता है किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, यानी C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो ये ध्यान में आपके बात आनी चाहिए कि जो हाइड्रोलेज एंजाइम है ये सबस्ट्रेट को जल की उपस्थिति में छोटे सरल अणुओं में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। आपने देखा सुक्रेज एंजाइम पानी की उपस्थिति में इसको सुक्रोज को ध्यान रखना किस में चेंज कर दिया, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या करता है, तोड़ देता है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। आगे अगला है, अगला एंजाइम देखिए कौन सा है, लाएज। लाएज भी बताया कि इसी तरीके से हाइड्रोलाइसिस की तरह कार्य करता है, उसी की तरह बात करते हैं, परंतु यहाँ पर जल की अनुपस्थिति में
पानी यहाँ पर नहीं रहता। पानी की अनुपस्थिति में ये क्या करता है, जल अपघटन की तरह ही कार्य करता है। जैसे फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, तो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को एल्डोलेज एंजाइम, एल्डोलेज, अगर आपको याद होगा प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन, अभी नहीं पढ़े हैं आगे पढ़ेंगे, वहां पर ये अभिक्रिया मिलेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे एल्डोलेज एंजाइम इनको डाइहाइड्रॉक्सी एस्टोन फास्फेट में और इसके अलावा इसको फास्फोग्लिसरल्डिहाइड ये तोड़ देता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना डाइहाइड्रॉक्सी एस्टोन फास्फेट बनेगा इक्वल, क्या लिख दे रहे हैं, डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट, धन फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो एल्डोलेज एंजाइम क्या करता है, इनको ध्यान रखेंगे, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में डाइहाइड्रॉक्सी एस्टोन फास्फेट में और फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में तोड़ देता है। यहाँ पर ध्यान रखना जल की उपस्थिति नहीं है, क्रिया उसी तरीके से तोड़ने जैसी जो बात कर रहे थे उसी प्रकार की क्रियाएं हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से आइसोमरेज, आइसोमरेज बताए थे कि ये समायवी जो अभिक्रियाएं हैं उनको क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, समायवी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। जैसे ग्लूकोज 6 फास्फेट को ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट को ध्यान रखेंगे फास्फोहेक्सोआइसोमरेज एंजाइम, फास्फोहेक्सोआइसोमरेज ये एंजाइम इसको बदल देता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। किसमें बदल देता है, ये बदल देगा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। तो ये पहले ही बता दिए कि समायवी जो अभिक्रियाएं हैं उन अभिक्रियाओं को, आइसोमेरिक जो रिएक्शंस हैं उन अभिक्रियाओं को, आइसोमेरिक रिएक्शंस यानी समायवी अभिक्रियाएं, उनको ये उत्प्रेरित करते हैं, उन क्रियाओं को ये कंप्लीट कराते हैं, उनको त्वरित गति से कराते हैं। यहाँ पर देख लीजिए उसी के समझाते ही बन रहा है। तो फास्फोहेक्सोकाइनेज आइसोमरेज एंजाइम है जो ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 6 फास्फेट पे क्या करता है, बदल देता है। तो इसको ध्यान रखें। फिर लास्ट एंजाइम आपका है लाइगेज। लाइगेज जोड़ने से बात करना है। एटीपी के उपयोग से दो यौगिकों को आपस में
जोड़ने का कार्य करता है। जैसे पायरुवेट धन कार्बन डाइऑक्साइड, पायरुवेट प्लस CO2, यानी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को ये पायरुवेट से जोड़ रहा है। पायरुवेट कार्बोजाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में तो मिटा दें। पायरुवेट कार्बोजाइलेज, तो पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड से पायरुवेट कार्बोजाइलेज की उपस्थिति में ऑक्सैलो एसीटेट में बदल देता है। इसमें ऑक्सैलो एसीटेट में इसको बदल देता है। तो यहाँ पर ये अभिक्रियाएं जो होती हैं, ये दो को यहाँ पर जोड़ने का कार्य कर रहा है, दो यौगिकों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है। या कार्बन डाइऑक्साइड को पायरुवेट से जोड़ रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से एंजाइम्स को 6 जो है कह लीजिए क्लासेस में क्लासिफाइड किया जा सकता है, किया गया है। इनको याद रखना: ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज और लाइगेज। कभी कभी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है इस तरीके से कि एंजाइम के नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, और दूसरा उसी से क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए इनको याद रखेंगे। आगे अब देखेंगे हम लोग एंजाइम की क्रियाविधि, लेकिन काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में एंजाइम की मैकेनिज्म, क्रियाविधि, एंजाइम के जो गुण हैं, कैरेक्टर्स, डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड हार्मोन्स, एंजाइम इनहिबिटर्स, और इसके अलावा इनका सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम्स। एक वीडियो और इसके बाद बनेगा जिसमें पूरा कंप्लीट हम लोग इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको भी मिले और जो बनाए गए सारे वीडियो आपको प्राप्त होते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हम आपके लिए जीव विज्ञान के सारे जो कह लीजिए कि स्टडी मटेरियल है वो मैं आपको उपलब्ध करा सकूं। काफी महत्वपूर्ण इससे सब नीट के, नर्सिंग के, CBSE बोर्ड, MP बोर्ड, UP बोर्ड, NCERT का पूरा जो है सिलेबस मैंने कवर किया है। कंप्लीट स्टडी मटेरियल ऑफ बायोलॉजी आपको प्राप्त होता रहे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।